सो वेरी गुड इवनिंग ऑल एंड आई एम श्वेतांग। और अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ते हैं तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिस आउट हो गया था, एंड दैट इज़ अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वैसे तो पूरे का पूरा आइडिया ये है कि रिलीजियस फिलॉसफीज़ आपको पढ़ा दी जाएँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो बुद्धिज़्म का है, जैनिज़्म का है, ठीक है, श्रमणा रिलीजन का है, और उसके बाद थोड़ा कुछ हिंदुज़्म का के पॉइंट्स भी आते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक सेक्शन मिस आउट रह गया था, तो मैंने कहा एक अलग से छोटी सी सीरीज़ बना के मैं वो सारी डिटेल्स आपको एक साथ बता दूँ। ठीक है, सो आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली बुद्धिज़्म पे रहेगी, लेकिन द क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली रिलीजियस फिलोसफीज़। तो मैं रिलीजियस फिलोसफीज़ आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे और फिर हम उसमें समझेंगे कि बुद्धिज़्म कहाँ पे है और फिर बुद्धिज़्म की डिटेल। दैट्स आज का क्लास। देन आई विल मेक 1 और 2 मोर सेशन। एक में मैं जैनिज़्म पूरा कंप्लीट कर दूंगा। देन जो 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज़ हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ हैं हिंदुज़्म में, और 4 हेट्रोडॉक्स फिलोसफीज़ हैं, तो टोटल 10 टॉपिक्स वो हम साथ साथ एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास अगर का मेन टॉपिक क्या है, बुद्धिज़्म। ओके, ये हमें आज पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू गो थ्रू इट। ठीक है, इसके बाद मेक श्योर करें कि लेट्स ऑल्सो टॉक अबिट अबाउट अनअकैडमी। तो देखें भाई, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर सीरियस अबाउट योर एस्पिरेशंस, तो मेक श्योर कि प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ठीक है, ऐप डाउनलोड करें, प्लेटफॉर्म पे जाएँ, प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, उन फ्री क्लासेस से अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप यू कैन मूव अ स्टेप फर्दर, और आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको अदर साइड ऑफ द वॉल जो सारी चीज़ें हैं वो भी मिलेंगी पढ़ने को। ठीक है, प्लान्स जो हैं सब्सक्रिप्शन के वो आपके स्क्रीन पे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, वॉट एवर सूट्स यू बेटर अकॉर्डिंगली। अगर 1 साल का प्लान है तो द प्लान इज़ लाइक, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, बाकी सारी चीज़ें स्क्रीन पे हैं। 1 साल का प्लान है अगर 49,000 का, आपने कोड यूज़ कर लिया SPYT, आपको वो रिड्यूस होकर हो गया 44,000 का, क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट मिल गया। सेम चीज़ गोज़ विद आइकॉनिक ऑल्सो। ठीक है, 1 साल का प्लान है 74,500 का, आपने SPYT कोड यूज़ कर लिया, आपको 67,000 का प्लान मिल गया। तो मेक श्योर करें कि सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे और सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे। आपको अलग से भी अनअकैडमी अलग से बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि 10% डिस्काउंट तो आपको दिया ही, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। इन केस अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो आपकी डिफिकल्टी है, तो वो अनअकैडमी विल टेक केयर ऑफ इट, आपकी प्रॉब्लम की, और इट विल बी मेड श्योर कि समवन विल गेट इन टच विद यू, और बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के आपको 0% EMI पे सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपके घर पे बुक्स भी पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कहाँ कोविड के टाइम पे आप बुक्स ढूंढते फिरेंगे। सो टेक द बुक, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑनलाइन। ओके, बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको अटेंड करते जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास, और मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा चीज़ें, कुछ मैं लिखवाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि प्लान ये है कि थोड़ा सा राइटअप भी कर लिया जाए, और मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि एक्चुअली जो नॉर्मल क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लास वाली, वो किस तरह से होती हैं। सो आई विल गिव यू सम हेडिंग्स, और उसके बाद एक के बाद हम चीज़ें शुरू करते जाएंगे। फाइन, गॉट इट। एक बार हम आगे बढ़ने से पहले ज़रा सा मैं कनेक्टिविटी इशू एक बार चेक कर लूँ, इफ़ इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके ओके, इट्स गोइंग फाइन। चलिए, ठीक है, चलिए। सो मैं एक एक करके टॉपिक्स कंप्लीट करते जाऊंगा, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप या तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, या तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप जब भी इंडियन रिलीजन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आपको वो सेक्शन भी कवर करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। अब हम रिलीजन के डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये आस्था चैनल का शो नहीं है। ओके, व्हाट वी विल बी गोइंग इनटू कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, क्या उनका रीज़न था, और वो पूरी चीज़ें। ठीक है, तो रिलीजन एंड फिलॉसफी, ठीक है, चलिए, रिलीजन एंड फिलॉसफी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है बुद्धिज्म के बारे में। ओके, देन यू ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट जैनिज्म। ओके, आई होप आपको पता होगा। और इसमें एक और सेक्ट होता है अजीविकास, और बुद्धिज्म जैनिज्म अजीविका साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अजीविकास के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो अब प्रैक्टिस रिलीजन नहीं है, तो श्रमणा जो मूवमेंट था उसके खाली बुद्धिज्म और जैनिज्म ही पार्ट हैं जो आपको पढ़ना है। अजीविका के बारे में जितना जानना था वो मैंने एंशंट वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दूंगा।
ठीक है, ताकि काम चल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर वी विल डिस्कस पूरा हिंदुज़म। मैंने गुप्ता पीरियड के साथ साथ आपको बताया कि कैसे जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हिंदुज़म है वो किस तरह से डेवलप हुआ। लेकिन उसके अलावा देर आर 6 ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ओके, वो पढ़ने हैं। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है 4 हेट्रोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स पढ़ रहे हैं तो हेट्रोडॉक्स ही पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। तो हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। आज की क्लास हमारी शुरू होगी बुद्धिज्म से। आई होप आपको नोट्स के लिए आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले लाइन जो मैंने आपको बताई कि हम बुद्धिज्म से बात शुरू करने जा रहे हैं, तो बुद्धिज्म से बात शुरू करेंगे। और बुद्धिज्म पूरी की पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो कहानी शुरू 2 तरीके से हुई। एक तो सेक्शन है कि भाई सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन अ शाक्य क्लैन, ठीक है, वहाँ से मैं कहानी शुरू करूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ से कहानी हम शुरू कर सकते हैं कि व्हाट वर द प्रिवेलिंग कंडीशंस जहाँ पे बुद्धिज्म शुरुआत होने के पहले। सो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। पहले मैं आपको थोड़ी कहानी भी समझाते जाऊँगा और मैं आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो सारे बताते जाऊँगा। तो एक कहानी, तो एक तरफ की बात तो ये है कि भाई किसका आइडिया था, हु वॉज बुद्धा। तो बुद्धा के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो हम प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ऑफ शाक्य, SHAKY, शाक्य क्लैन, ठीक है। ये हो गया एक सेक्शन। और दूसरा प्रिवेलिंग कंडीशन, ठीक है, प्रिवेलिंग कंडीशंस इन द सोसाइटी। और ये सोसाइटी कब की है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई गौतम बुद्ध का बर्थडे कब है, कब पैदा हुए थे, तो हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यू शुड रिमेंबर दिस दैट इट वाज 563 BC। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, थोड़ी डेट आगे पीछे होती हैं, लेकिन आपको फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस ये डेट मान के चलनी है, 563 BC। फाइन। सो अब प्रिंस सिद्धार्थ किस तरीके से बड़े हुए, उनकी लाइफ में क्या हुआ, वो एक फैक्टर आएगा, ओके। और दूसरी तरफ से प्रिवेलिंग कंडीशंस इन द सोसाइटी दूसरा फैक्टर आएगा। और इन दोनों चीज़ों को मिला के वो सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिसके अंदर शाक्य मुनि का जन्म होगा एक तरीके से, ठीक है। सिद्धार्थ विल डेवलप इनटू शाक्य मुनि, और इन्हीं को आगे चल के फिर बुद्धा कहा जाएगा, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब मैं आपको पहले कहानी की तरह कुछ चीज़ें सुनाता हूँ और मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो पहले कहानी ये सुनो। सो सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन 563 BC, कहाँ पे? लुम्बिनी में, ठीक है। नोट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लुम्बिनी में। हिज फादर्स नेम वॉज सुदोधन, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फादर वॉज सुदोधन, ओके। अब इट वॉज अ महाजनपद इन अ वे। तो भाई अब महाजनपद होने के कारण एक किंगली क्लैन तो नहीं था, लेकिन एरिस्टोक्रेट्स में दे वर सो इम्पॉर्टेंट इन द होल रिजीम, ठीक है। नाउ मदर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मदर नेम वॉज महामाया देवी, ठीक है, महामाया देवी, गॉट इट। फादर मदर हो गए। वर्ण आपको पता है, ही वॉज फ्रॉम द क्षत्रिय क्लैन, ओके। क्लैन क्षत्रिय क्लैन में भी क्षत्रिय वर्ण था, क्लैन हो गया शाक्य, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा किंगडम जो था वो था कपिलवस्तु, ठीक है, किंगडम वॉज कपिलवस्तु। सो कुछ फैक्टर्स लिख लीजिए, ये लिख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कपिलवस्तु, ओके। हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा एंड हिज सन्स नेम वॉज राहुल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बुद्ध के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ वाइफ का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा एंड हिज सन्स नेम वॉज राहुल, ओके। अब इसके बाद आपको पता है बुद्ध देन गॉट हिज महापरिनिर्वाण, दैट इज उनकी डेथ हुई 483 BC। फाइन। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो गौतम बुद्ध के बारे में आपको जो पता हो, तो उसके बाद फिर हम कहानी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, कहा ऐसा जाता है कि शाक्य क्लैन में जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, सो हिज फादर सुदोधन वॉज एक्साइटेड
एंड सुदोधन मेट एन एस्ट्रोलॉजर एंड आस्क्ड हिम कि भाई ऐसा होता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कुंडलियाँ बनवाई जाती हैं, हॉरोस्कोप दिखवाया जाता है, तो सुदोधन के साथ भी, सुदोधन ने भी यही किया अपने बेटे के लिए. एंड एस्ट्रोलॉजर सेड कि भाई योर सन विल डू समथिंग ग्रेट, बट ही विल बिकम कॉन्शियस कीपर ऑफ द यूनिवर्स. अब ये कॉन्शियस कीपर ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है भाई? अब अगर इसको एलाबरेट करने को कहेंगे, आपको भी करना पड़ेगा. तो वही चीज़ सुदोधन ने भी कही टीचर से कि भाई ये कॉन्शियस कीपर ऑफ द यूनिवर्स क्या है, पूरे समाज का कॉन्शियस मेंटेन करेंगे. तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा समझ लीजिए. विश्व गुरु, हम लोग की सोसाइटी में चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं. ओके, ही विल बिकम अ विश्व गुरु. अब विश्व गुरु बनने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है अगर कोई विश्व गुरु बनता है तो, ठीक है. प्रॉब्लम ये, नो वन वांट्स एनीवन टू बिकम अ विश्व गुरु, क्योंकि विश्व गुरु क्या हो गया फिर, अब आप टीचर बनोगे, ठीक है. एंड सुदोधन वॉज ऑलवेज एडमायरिंग कि भाई माई सन विल नॉट ओनली कंट्रोल फ्रॉम लुम्बिनी बट ही विल बिकम द किंग ऑफ कपिलवस्तु. ठीक है, हर बाप के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं अपने बेटे के लिए, तो उनके भी थे. ही वांटेड हिज सन टू बी द किंग ऑफ कपिलवस्तु. ओके, तो यहाँ से कुछ क्राइसिस की सिचुएशन हो गई. उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, तुम बताओ इसका कोई सोल्यूशन. मुझे अपने बेटे को विश्व गुरु नहीं बनाना, कोई कॉन्शियस कीपर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनाना मुझे अपने बेटे को. आई वॉन्ट हिम टू बी अ गुड क्षत्रिय, दैट्स ऑल आई वॉन्ट फॉर माई सन. तो क्या करना चाहिए? तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला ये सब तो मुझे नहीं पता, हाँ मुझे ये पता है दैट इन हिज लाइफ ही विल सी सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से वो अपने मटेरियल लाइफ को साइडलाइन कर देंगे. ओके, सो सुदोधन ने कहा व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है यही बता दो. तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला दैट देयर आर 4 थिंग्स विच ही विल सी एंड देन ही विल ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सुदोधन ने कहा क्या है वो चीज़ें, तो उन्होंने कहा एंड प्लीज नोट इट डाउन, ये मटेरियल लाइफ की चीज़ें हैं. ओके, मटेरियल लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है. एंड नंबर 1 इज एन ओल्ड फेलो, ठीक है, तो ओल्ड मैन, ठीक है. दूसरी चीज़ है अ सिकली मैन, ठीक है. नंबर 3 इज अ डेड मैन. ओके, एंड नंबर 4 इज सैफ्रॉन, और हाँ सैफ्रॉन कह लो, सैफ्रॉन लेडन मॉन्क. ठीक है, तो मतलब ठीक है. अब उन्होंने कहा ये क्या बात है, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया देखो ओल्ड मैन, सिक मैन और डेडली मैन is actually the problem everyone face. So it's a symbol of despair. It's a symbol of despair. Okay? और ये देखकर आपके बेटे को, सिद्धार्थ को दुख होगा, उनको लगेगा कि ये दुनिया में क्या हो रहा है. और then he will see a monk, और monk को देख के और उनको होप दिखाई देगी. ओके, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है. सो अब सुदोधन जो हैं, ठीक है, सिद्धार्थ के फादर, वो प्लान करेंगे दैट आई विल डू एनीथिंग बट आई विल मेक श्योर कि मेरे बेटे को कभी ये सारी चीज़ें देखनी ना पड़े. और इसका नतीजा ये हुआ कि सुदोधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और जस्ट ही मेड श्योर दैट सिद्धार्थ के अगल बगल में कोई भी सिचुएशन ऐसी ना हो जब उसको कोई भी प्रॉब्लम देखनी पड़े. ओल्ड मैन, सिकली मैन, डेड मैन तो छोड़ दीजिए, सिद्धार्थ लिव्ड हिज लाइफ लैविशली टिल द एज ऑफ 29. टिल द एज ऑफ 29. व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 29, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई भाई, मतलब 29 तक कोई किसी को डेड मैन के बारे में कैसे नहीं पता चलेगा, बट ठीक है, स्टोरी गोज लाइक दिस. व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही वाज 28, 29, उस समय ही हैड अ इशू विद हिज कज़न ही कह लीजिए, हाँ. सो देवदत्त के साथ, जो उनके कज़न थे, सिद्धार्थ का एक इशू हो गया. एंड ऐसा होता है, कज़न्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं. और देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि वाई यू आर बीइंग सो प्रीची, वाई यू आर बीइंग ट्राइंग टू बी सो गुड, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एवरीवन हैज टू डाई. ठीक है, सो जस्ट लिव योर लाइफ, व्हाट्स द प्रॉब्लम. सिद्धार्थ ने कहा कि एक मिनट व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, डाइंग एंड ऑल, व्हाट इज दिस. सो कहानी ऐसी है कि उनको पता ही नहीं था कि डेथ क्या होती. सो देवदत्त जस्ट टोल्ड हिम समथिंग, बट उनको भी इंस्ट्रक्शंस से ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तो देवदत्त वहाँ से कट लिए. अब क्या हो, अब सिद्धार्थ वॉज इवन मोर लाइक अपसेट और ही वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या बोल के चला गया.
अब सिद्धार्थ ने अपने जो साथी था, साथी इन द सेंस, देखो जैसे अभी लोगों के पास ड्राइवर होते हैं ना, पहले लोगों के पास चैरियट्स होते थे, तो चैरियट के साथ चैरियटर भी होते थे जो चैरियट्स चलाते थे, जो रथ को चलाते थे, रथ, ठीक है। तो उन्होंने अपने चैरियटर को पकड़ा, जिन चैरियटर का नाम क्या था, चन्ना, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, चन्ना, ओके। सो उन्होंने चन्ना को पकड़ा और चन्ना से उन्होंने कहा कि चन्ना ये क्या बोल के गया, ये क्या बोला इसने, यू ऑल वी हैव टू डाई एंड ऑल। एंड चन्ना वॉज कन्फ्यूज, लेकिन चन्ना ने कहा कि ठीक है, चन्ना ने कुछ चीज़ें उनको समझाई एंड ही वॉज अपसेट, ही वॉज लाइक ये सारी चीज़ें तो मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं। सो चन्ना वॉज लाइक कि नहीं, मतलब एवरी वन गेट्स, चन्ना ने ज़्यादा नहीं बताया, चन्ना ने बस ये बताया कि एवरी वन गेट्स ओल्ड, ठीक है, देन वंस यू विल गेट ओल्ड देन यू विल बी सिक एंड आफ्टर दैट यू विल डाई। एंड नाउ ही वॉज कन्फ्यूज, वो चन्ना की बातें मान ही नहीं रहे थे। अब चन्ना भी कन्फ्यूज, वो भी कन्फ्यूज, अब क्या किया जाए। सो उन्होंने चन्ना से कहा कि मुझे दिखाओ, मुझे एक सिक इंसान दिखाओ, मुझे सिक आदमी दिखाओ। उनको मान नहीं रहा था ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड दैट, बिकॉज अगर आप एक 29 के हो गए हो तो अपने पेरेंट्स अब तक बूढ़े तो हो ही गए होंगे, बट ठीक है, स्टोरी गोज लाइक दिस, तो यू शुडंट क्वेरी मच अबाउट रिलीजन। सो अब क्या हुआ, चन्ना उनको लेकर उनके पैलेस के बाहर गया। पैलेस में बाहर जाने के बाद, ठीक है, उनको इसी ऑर्डर में पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा, फिर एक बीमार आदमी दिखा और फिर एक डेड बॉडी दिखी। अब बुद्ध को अब सिद्धार्थ को चीज़ें समझ में आने लगी कि दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद एवरीवन। ना उनके अंदर एक जेन्युइन कंसर्न ये आया कि अगर सबको बीमार होना है और सबको बूढ़े होकर मर जाना है, देन वाई वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ, बिकॉज देर इज नथिंग टू एंजॉय एक्चुअली, बिकॉज हमें अल्टीमेटली पता है क्या होने वाला है, ठीक है। सो ही वॉज वेरी अपसेट, ठीक है, मतलब फॉर पीपल लाइक अस, हमने ये चीज़ फिगर आउट कर ली है बहुत छोटे एज में आपकी सोसाइटी में कि लुक इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल गोइंग टू एंड, तो बिफोर दैट यू चिल, यू हैव फन, यू एंजॉय एंड विल सी, ठीक है, जो उनके अगल बगल के लोगों ने भी कर ली थी। लेकिन सिद्धार्थ ने ये चीज़ अभी कॉम्प्रहेंड नहीं की थी एंड ही जस्ट गॉट टू नो दैट नाइट कि क्या हो रहा है। ही वॉज अपसेट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क्ड चन्ना टू टेक हिम आउटसाइड अगेन एंड दैट दिस टाइम जब चन्ना उनको बाहर लेके गया तो चन्ना, ऐसा कहा जाता है कि उनको श्रमणा मूवमेंट के, ठीक है, यही एक मॉन्क दिखे। तो बेसिकली उस टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली वो एक आजीविका मॉन्क होंगे, ठीक है, श्रमणा मूवमेंट से रिलेटेड, SHRAMANA, श्रमणा मूवमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप आजीविका सेक्ट को भी देखते हैं, आप बुद्धिज़्म और जैनिज्म सबको देखते हैं। तो उन्होंने एक मॉन्क को देखा, मॉन्क ने सैफ्रॉन कलर का एक रोब डाला हुआ था, ठीक है, और ना वो खुश थे ना वो दुखी थे, वो बड़े ही नॉर्मल से थे। लोग, कोई आके उनको घूर के चला जा रहा था, कोई आके उनको कुछ भिक्षा दे रहा था, तो भिक्षा उनको मिल रही थी तब भी वो एक्साइटेड नहीं थे, जब कोई भिक्षा नहीं दे रहा था तब भी वो एक्साइटेड नहीं थे, वो एकदम चिल आराम से बैठे हुए थे, ठीक है, इन पीस, इन साइलेंस। तो बुद्ध ने पूछा ये कौन है, तो उनको बताया गया कि ये मॉन्क हैं और ये लोग ऐसे ही रहते हैं, बस इतना ही बताया चन्ना ने। चन्ना को बहुत ज़्यादा श्रमणा मूवमेंट के बारे में पता नहीं था, उसने इतना ही बताया ये लोग ऐसे ही रहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि दिस एक्चुअली सीम्स बेटर ऑप्शन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन इट विल बी ईजी। अगर मैं अपने आप को कहीं ऐसी सिचुएशन में पहुंचा लूँ वेर मुझे ना अच्छा लगे ना खराब लगे, कहीं बीच में, ठीक है। तो ये वो रीज़न था आफ्टर विच बुद्ध एट द एज ऑफ 29 वन नाइट, ठीक है, ही डिसाइडेड दैट ही विल लीव हिज फैमिली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे और वो जाएंगे उस तरह के ज्ञान को ढूंढते हुए, उस तरह की बातों को समझने के लिए जहाँ पे उनको इस ज्ञान मिल सके, ज्ञान वो अर्जित कर सके, जिससे वो अपने आप को उस लेवल पे पहुँचा सके जहाँ पे उनको ये डिफ़िकल्टीज़ होना बंद हो जाए। तो अपनी वाइफ यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़ के, ठीक है, अपने घोड़े पे बैठ के वो रात में चले। कुछ दिनों तक जाने के बाद जंगल में उन्होंने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, फिर वो पैदल निकल गए, ठीक है। इसके बाद वो बन गए क्या, परिव्रजक, ओके, परिव्रजक, ओके। अब परिव्रजक क्या होता है, तो इंग्लिश में आप एग्जैक्टली अगर ट्रांसलेशन चाहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन है होमलेस पर्सन, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो पाली लैंग्वेज के हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, परिव्रजक,
ठीक है, दैट इज अ होमलेस पर्सन, ठीक है, जो इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है, होमलेस पर्सन, परिव्रजक. नाउ ही बिकेम परिव्रजक. सो सिद्धार्थ एट द एज ऑफ 29 आफ्टर लिविंग हिज होम बिकेम अ परिव्रजक. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. नाउ परिव्रजक बनने के बाद कुछ दिन बाद उनको एक सन्यासी मिले. ये भी श्रमणा मूवमेंट के पुराने संत माने जाते हैं. उनका नाम था अलार कलम, ALARA, अलार कलम. ओके, अलार कलम. ना अलार कलम जब उन्हें मिले तो अलार कलम ने उनसे कहा कि भाई आओ मेरे साथ रहो, प्रैक्टिस करो. अलार कलम के साथ वो चले गए. अलार कलम के ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि मेडिटेशन इज़ द वे आउट. आप मेडिटेट करेंगे, आपको जीवन के बारे में, अपने इंटरनल सेल्फ के बारे में ज्ञान मिलेगा. तो अलार कलम ने उनको मेडिटेट करना सिखाया. वो 2.5-3 साल तक तो रहे अलार कलम के साथ, ठीक है, और उन्होंने सारा मेडिटेशन और एवरीथिंग ही लर्नड वेरी वेल. ओके, ही लर्नड वेरी वेल. नाउ न्यू प्रॉब्लम अराइज. इसके बाद नई प्रॉब्लम क्या होगी? इसके बाद ये प्रॉब्लम ये हो गई कि अलार कलम ने 2.5 से 3 साल बाद गौतम, अभी वो सिद्धार्थ ही थे, सिद्धार्थ से बोला कि भाई अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं. ही वॉज कन्फ्यूज कि मैं जाऊँ क्यों, क्या बात हो गई, ऐसी क्या हो गया. तो उनसे बोला ये गया कि देखिए अलार कलम ने ये कहा कि जितना मैं आपको सिखा सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी. नाउ देयर इज़ नथिंग न्यू टू टीच. नाउ फर्स्ट ही वॉज वेरी अपसेट, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था. अगर वो आदमी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहे तो ज़बरदस्ती थोड़ी रह लोगे. सो ही लेफ्ट, ही वेंट. अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर वो आगे गए. इसके बाद वो एक और गुरु से मिले, ठीक है, एक और गुरु से मिले, और इस गुरु का नाम था उदाक रामपूत. उदाक रामपूत. ओके, तो चलो पहले मैं दोनों गुरुओं का नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे. तो गौतम बुद्ध के पहले जो गुरु थे उनका नाम था ALA, अलार कलम. ओके, और गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था उदाक रामपूत. ओके, ये दोनों ही श्रमणा मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है. श्रमणा मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये वो मूवमेंट था जो बहुत ही हेक्टिक रिचुअल बेस्ड ब्राह्मणिकल मूवमेंट था, वैदिक आइडियाज थे, उनके ऑपोजिशन में खड़ा हुआ था, ठीक है. सो अलार कलम और उदाक रामपूत के पास अब वो चले गए. उदाक रामपूत के पास भी कुछ दिन वो रहे, और उदाक रामपूत ने भी रियलाइज़ किया, उदाक रामपूत ने तो ये रियलाइज़ किया कि सिद्धार्थ एक्चुअली वॉज बेटर देन हिम. सिद्धार्थ वॉज बेटर देन उदाक रामपूत. और रामपूत, उदाक रामपूत का मतलब है द सन ऑफ राम, रामपूत. तो उदाक रामपूत ने ये डिक्लेयर कर दिया दैट सिद्धार्थ इज बेटर देन मी एंड ही इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू माय फादर उदाक राम. ओके, सो अब देयर वाज नथिंग न्यू टू लर्न देयर ऑल्सो. तो अब क्या करें भाई? अब तो वहाँ भी कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, वहाँ भी कुछ सीखने के लिए नहीं बचा था, जो भी था वो सब कुछ सीख लिया. तो अब क्या करें? तो इसलिए अब वो वहाँ से भी आगे निकल गए, ठीक है. तो यही कि वो जगह है जब वो सारनाथ के, ये उदाक रामपूत जो थे वो सारनाथ के पास ही उनका आप कह सकते हैं एक तरह से आश्रम था. अब वो वहाँ से निकले, फिर वो निकल के पैदल चलते 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 पहुँच गए एक जगह पे जहाँ पर बगल में, ठीक है, एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के बगल में एक नदी बह रही थी. ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जो नदी का नाम था वो था निरंजना. ओके, निरंजना. और ट्री जो था वो था पीपल वृक्ष, ठीक है, पीपल ट्री. ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए. निरंजना रिवर के बगल में पीपल ट्री के नीचे, ठीक है, 49 डे तक लगातार उन्होंने मेडिटेट किया. ऑन द 49th डे राइट इन द मिडनाइट, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया. क्या प्राप्त हो गया? निर्वाण, ठीक है, जिनको NIRVANA, निर्वाण, ठीक है. सो ही अचीव्ड निर्वाण. सो अब ये सब करने में इनको 6 साल का टाइम लग गया. तो एट दिस टाइम, ओके, सिद्धार्थ वॉज ऑफ द एज 35.
okay, and he attained nirvana. So Siddharth attained nirvana. Now what he will do? Now निर्वाण पहले समझिए क्या है, ठीक है। अभी यहाँ तक समझने के बाद आपको पहले समझना पड़ेगा निर्वाण है क्या, ठीक है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ये तो बस कहानी थी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कंफ्यूज होने वाला। अब पहले समझिए व्हाट इज निर्वाण, ओके। नाउ NIRVAN, निर्वाण, ठीक है। निर्वाण को अगर आपको समझना है तो आप एक ऐसी सिचुएशन समझिए, देन व्हेन यू हैव अचीव्ड अ स्टेटस when you don't feel bad when something sorrowful happens, and you don't also feel very happy when something exceptionally good happens, ठीक है, या blissful happens. So you are in such a scenario कि भाई ना कुछ खराब लग रहा है ना कुछ अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, चल रहा है, okay. So that is nirvana, that nothing has the capability, okay, to either make you feel good or better or bad or worse, okay. So basically how it can happen, it can only happen if you let go of all your desires, ठीक है। अगर अब आपको कोई भी चीज पाने की इच्छा नहीं है, कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन की इच्छा नहीं है आपकी, देन यू विल अचीव निर्वाण, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं extinguishment of all your desires, ठीक है। तो ये वो बेसिक आइडिया हो गया निर्वाण का, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से वो देवानंद का गाना सुना होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ठीक है। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, साहिर लुधियानवी ने उसमें एक लाइन लिखी थी कि गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। So that is basically nirvana, okay. So when Sahir wrote that, तो साहिर लुधियानवी, ठीक है, साहिर लुधियानवी actually used the concept of nirvana in the song, okay. So इसको थोड़ा ध्यान से समझें, निर्वाण का मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। 2013 के एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया था व्हाट इज निर्वाण, और वहां पे आपको ये पता होना चाहिए, इट इज बेसिकली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ ऑल योर डिजायर्स, ओके। सो यहां तक अगर आप बात समझ गए हो, देखिए कई बार कॉन्सेप्ट में ये भी कहा जाता है कि निर्वाण का मतलब ब्लिस, बीइंग इन अ अल्टीमेट और बीइंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस भी लिखा जाता है। कई सारे बुक्स में कई जगह पे ये भी लिखा होगा दैट निर्वाण मीन्स बीइंग इन constant state of bliss, being in constant state of bliss. So being in constant of state of bliss का मतलब क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भी समझ लीजिए। देखिए आपको ये बताया गया है कि इनिशियल डेज में जो स्टाइल ऑफ बुद्धिज्म फॉलो की जाती थी, दैट वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज हीनयान, ठीक है। सो द फर्स्ट डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन एक्चुअली फिक्सेस विद हीनयान। कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज समथिंग व्हिच वाज गिवन लेटर ऑन, ठीक है, महायान बुद्धिज्म। तो अगर 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 कहीं पे अगर आपको अगर ये दूसरी वाली डेफिनेशन, ठीक है, आपको मिलेगी महायान बुद्धिज्म में। अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिले, अगर वहां पे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ योर डिजायर्स नहीं है, तो फिर आप बीइंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस को मार्क कर सकते हैं। अगर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ योर डिजायर है तो दिस इज अ मोर एप्ट आंसर। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है देन ऑल्सो वन इज द एप्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, निर्वाण मिलने का मतलब होता क्या है। चलिए अब आपको निर्वाण मिल गया, अब क्या होगा। नाउ आई ऑलवेज क्रैक दिस जोक कि द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन इफ आई अचीव समथिंग ग्रेट और एनीवन अचीव समथिंग ग्रेट इज टू टेल पीपल, okay, is to go and tell around people कि भाई look I have achieved this, this is something phenomenal I have done, ठीक है। अचीवमेंट ऐसे ही होती है भाई, जब तक आप दूसरों को बताएंगे नहीं आपको सुकून कहाँ मिलेगा। सो ये एक जोक है, ऐसा नहीं था। लेकिन what happened is कि जब बुद्ध आप अगर देखेंगे तो लुम्बिनी से निकल के पूरे रास्ते से ईस्ट से और ईस्ट की तरफ आना पड़ेगा आपको, लुम्बिनी से ईस्ट की तरफ आना पड़ेगा, तब आप बोध गया आएंगे। सो ही वॉज समवेयर अराउंड सारनाथ, ठीक है। और सारनाथ के पास वो कुछ दिन रुके, उन्होंने अपना भी एक छोटा सा ग्रुप बनाने की कोशिश की, 4-5 उनके साथ लोग जुड़े, ठीक है। वो लोग साथ में मिलकर मेडिटेट कर रहे थे और
बट प्रॉब्लम क्या था कि उसका कुछ आउटकम नहीं निकल रहा था। एंड देन गौतम बुद्ध, जब उनका पूरा पीरियड ये 6 साल वाला चल रहा था, देन उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को साइड में छोड़ दिया। ओके, ही टोल्ड देम दैट ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म सम न्यू मेथड्स। और उनके जो फ्रेंड्स थे उनका कहना था कि नहीं, नए मेथड से कुछ नहीं होना, दिस इज़ द वे आउट, बस हमें ये फॉलो करते रहना है। और इस बात की वजह से उनके एक इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये उनके सारे फ्रेंड्स भी, उनके फ्रेंड्स भी कौन होंगे भाई, इफ़ यू आर बिकमिंग अ ऋषि, योर फ्रेंड्स ऑल्सो विल बी अ ऋषिज। ओके, सो इस तरह में इशू क्रिएट हो गया, एंड दैट्स वाई ही वेंट टू बोध गया अलोन, द प्लेस, वो निरंजना रिवर के बगल में, ठीक है, पीपल टी के नीचे वो अकेले ही गए थे, अपने दोस्तों के साथ नहीं गए थे। तो एक बार जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, देन ही वेंट बैक टू द ओल्ड प्लेस। कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी। ओके, ही वेंट बैक टू सारनाथ। और सारनाथ में ये जो उनके पुराने एसोसिएट्स कह लीजिए, ठीक है, फ्रेंड्स कह लीजिए, ठीक है, इन लोगों को इन टोटल देवर 5 ऑफ देम, ठीक है, 5 पीपल वर देयर। इन 5 लोगों को उन्होंने वापस से क्या दिया? सरमन दिया, SERMON, सरमन। ओके, सरमन यानी उन्होंने सारे उपदेश दिए, उपदेश दिए, और इन उपदेशों के कारण वो 5 लोग जो हैं उनको भी एक्चुअली सच्चाई का पता चला। ओ दैट्स हाउ वी गेट निर्वाण, और दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक जो निर्वाण प्राप्त करने पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान GYAN नहीं लिखते हैं, JNAN, जनन, ओके, की प्राप्ति हुई थी, वो उन्होंने इन 5 लोगों के साथ शेयर किया। नाउ अब ऐसा कहा जाएगा कि जो पुराना कॉन्सेप्चुअलिटी है, ठीक है, लाइफ का, बीइंग का, ठीक है, आप क्यों है धरती पे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बदलना शुरू हो गई। और अब बुद्ध ने वर्ड्स, अब जो है सिद्धार्थ हैज बीन बिकम अ मुनि, एंड ही वाज कॉल्ड एज साक्य मुनि। और साक्य मुनि के जो 5 लोग थे, ये उनके फॉलोअर्स बन गए, द इनिशियल फॉलोअर्स। एंड ही टोल्ड देम, जब उन्होंने ये बात बोली, एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन ही अटर्ड द वर्ड, ठीक है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन। व्हाट दैट टाइम इज कॉल्ड एज? धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, मतलब जो रिलीजन की, जो वे ऑफ लाइफ की अंडरस्टैंडिंग थी, ओके, जो उसकी साइकिल थी, वो पलट गई। देयर इज अ रेवोल्यूशनरी न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ विच हैव बीन अटर्ड इन दिस वर्ल्ड, एंड देयरफॉर सारनाथ में सरमन देने के टाइम को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। दैट्स द प्लेस जहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। और इसीलिए अभी जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में ही, जब मैं आपको मौर्यंस पिलर्स पढ़ा रहा था, तो आपको पढ़ाया गया कि सारनाथ में जो पिलर लगा हुआ है, लायन पिलर अशोक का, वहाँ पर अबैकस के बीच में जो चक्र बना है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है, अब अशोक चक्र कहा जाता है, उसको पहले धर्म चक्र परिवर्तन ही कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। और उसको इंडियन सिस्टम में इसलिए लिया गया क्योंकि आइडिया ये था इंडियन फ्लैग में लेने के पीछे भी, कि इंडिया विल बी द वन हु विल शो द लाइट टू द धर्म चक्र परिवर्तन ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो वो धर्म चक्र परिवर्तन की वजह से वो धर्म चक्र है जो हमारी फ्लैग में भी है। अब समझ में आया? इसलिए वो आपको चक्र दिखाई देता है। गॉट इट? तो ये वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर हो गया एक बात तो ओके। व्हील ऑफ रिलीजन ऑफ लॉ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड धर्म चक्र परिवर्तन। गॉट इट? चलिए आप देखिए, अब बुद्ध ने, अब इसके बाद साक्य मुनि, बुद्ध वॉज अ नेम विच वॉज गिवन टू हिम वेरी लेट, ओके। वो तो अश्वघोष की डूइंग थी कि वो हर जगह उनको बुद्ध लिख दिया गया, ठीक है, बट एक्चुअली ही वॉज कॉल्ड एज शाक्य मुनि थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा थे उनको किसी ने बुद्ध नहीं बोला था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड शाक्य मुनि, ओके, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द शाक्य क्लैन एंड ही वॉज अ मुनि, ओके। सो अब बुद्ध ने लोगों को क्या बताया? धर्म चक्र परिवर्तन के थ्रू उन्होंने बताया कि देखिए दुनिया में, इन दिस होल वर्ल्ड देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 noble truth, and make sure to make a note of these 4 truths, okay. The first point is the dukh, ठीक है, dukh. And what is dukh? That is the world is full of misery and sorrow,
द वर्ल्ड इज full of misery and sorrow. Okay, dukh. Number 2, what is stated? He said that समुदाय यही 4 सत्य हैं दुनिया के, ठीक है, द आर्य सत्य, ठीक है। अच्छा, ये समुदाय वो कम्युनिटी वाला समुदाय नहीं है, इस समुदाय पाली भाषा का वर्ड है। समुदाय का मतलब है दैट in this world, this community, this sensibilities, your materialistic need, your desires are the cause of all the pain, ठीक है। So desires are cause of pain, ठीक है। अच्छा, और डिजायर कहाँ पे होते हैं? डिजायर आपके अगल बगल जो चीजें होती हैं उसी से होती हैं, और इसलिए समुदाय से इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। कम्युनिटी ऐसा नहीं होता कि आप ही कहते हैं कि पूरी जो समाज है यही दर्दों यही मुश्किलों का मेन रीजन है, ठीक है। देन निरोध, ओके, दैट इज वन कैन ओवरकम दिस मिजरी, दैट्स ऑल्सो ट्रू, मिजरी कैन बी वॉन ओवर, ठीक है। देन फोर्थ इज अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका GIKA, अष्टांगिका मार्ग। नाउ व्हाट इज दिस अष्टांगिका मार्ग? कि देयर इज अ पाथ फॉर दिस, ठीक है, पाथ फॉर रिटेनिंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दुख, समुद्र एंड निरोध, ठीक है, पाथ फॉर अबव 3 प्रॉब्लम्स, रिजॉल्विंग अबव 3 प्रॉब्लम्स, ओके। सो दुनिया में 4 ही सत्य हैं। वो 4 सत्य क्या हैं? पहला सत्य है कि इस पूरे संसार में, देखो मैं सब बाबा टाइप लगूंगा लेकिन सुन लो, ठीक है, इस पूरे संसार में सारे दुखों का दिक्कतों, इस संसार ही में सारे दुख और दिक्कतें हैं, ठीक है। और ये सारे दुख और दिक्कतें किस वजह से हैं? आपके डिज़ायर्स की वजह से, ठीक है। और आपके डिज़ायर्स क्या हैं? आपकी डिज़ायर है कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसमें आप थोड़े से और पावरफुल बन जाएं, थोड़े से और इम्पोर्टेंट बन जाएं, ठीक है, एक नया आईफोन आ जाए, ठीक है, एक ऑडी की कार आ जाए, ठीक है, एक नया बंगलो आ जाए। सो दोज आर डिज़ायर्स इनसाइड योर कम्युनिटी, सो समुद्र। देन द थर्ड ट्रुथ इज दैट ऑल दीज डिफिकल्टीज can be won over, and how they can be won over? They can be won over by following the fourth truth, that is अष्टांगिका मार्ग। और what is this मार्ग? अब हम वो समझेंगे, ठीक है। सो ये नोबल ट्रूथ जो है, these are also called as आर्य सत्य, ARYA, आर्य सत्य, ओके, they are called as आर्य सत्य। और अब हम बात करेंगे what is this fourfold path, ओके। सो लेट्स मूव एंड दिस सॉरी 8-fold पाथ, नॉट 4। अष्टांगिका मार्ग जो है उसमें अष्ट आ गया, अष्ट का मतलब हो गया 8। तो अब वी विल लुक इनटू द व्हाट इज दिस 8-fold पाथ, 8-fold पाथ, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दीज आर द बेसिक चेंज इन योर कंडक्ट और चेंज इन द वे ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आपके बिहेवियर में, आपके कंडक्ट में जो 8 चीज़ें हैं, अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ओके। अब आई एम मेंशनिंग दीज थिंग्स। द फर्स्ट वन इज हैविंग अ राइट विजन। मैं पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर मैं उसका पाली वर्ड लिख दूंगा। हैविंग अ राइट विजन, ओके, मतलब नेगेटिव ना सोचें, हैविंग अ पॉजिटिव ओपिनियन, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सम्युक दृष्टि, ठीक है, सम्युक, YUK, सम्युक दृष्टि। अब ये इजी है, आपको लगेगा 8 वर्ड नए पाली के याद करने पड़ेंगे। देखो हर में आपको सम्युक मिल जाएगा, सम्युक इज बेसिकली राइट, ओके। और पहला वर्ड है दृष्टि, दृष्टि इज द वर्ड फॉर विजन, आई होप सबको पता है, ठीक है। जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनको दृष्टि और विजन दोनों ही पता है, तो नो नॉट टू वरी, ठीक है। दूसरा राइट स्पीच, ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, ओके, दैट इज सम्यक, सम्यक अवाच्य, ओके, वाक्य नहीं वाच्य, ओके। नाउ द थर्ड वन इज राइट नॉलेज, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गैदरिंग,
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. what kind of knowledge you are gathering, what you are watching, what you are seeing, what you are reading, ठीक है. आप ज़्यादा निगेटिव तो कुछ नहीं देख रहे हैं, आप ज़्यादा निगेटिव इन द सेंस आप गलत चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है. सो राइट नॉलेज. ओके, नाउ दैट इज सम्युक जनन. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ज्ञान को GYAN, नॉलेज, नॉलेज को आप नॉर्मल वर्ड में तो क्या कहते हैं, नॉलेज को आप कहेंगे ज्ञान, लेकिन इन पाली ज्ञान इज नॉट द वर्ड इज जनन, JNAN, जनन. ओके, सो सम्युक जनन. ओके, नाउ नंबर 4, इसको आप ज्ञान कह सकते हैं, सम्युक ज्ञान, लेकिन आप लिखेंगे JNAN, जनन. ओके, सो राइट नॉलेज हो गया. एंड देन राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. राइट, नॉट राइट्स, वो तो पॉलिटी में पहुंच जाएंगे. राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ओके, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को आप क्या कह सकते हैं, सम्यक आजीविका. सम्यक आजीविका. ओके, आजीविका हो गया. अब हम अगली साइड पे लिखते हैं. आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें. इसके बाद आजीविका के बाद अगला जो पॉइंट है, दैट इज द 5th पॉइंट, जो गौतम बुद्ध ने सजेस्ट किया, दैट यू हैव टू चेंज बिहेवियर और स्टार्ट डूइंग इज, दैट इज राइट कंसंट्रेशन. right concentration, that is on what you are focusing, ठीक है. that is samyuk ध्यान, DHYAN, ध्यान. number 6 is right self awareness. right self awareness. okay, that is samyuk smriti. okay, you have awareness about things around you. number 7 ध्यान हो गया, स्मृति हो गई. मैं क्या भूल गया, कोई एक वर्ड भूला क्या मैं. संयुक्त समाधि. समाधि तो लास्ट है ना, 8th है. 4th तक हमने किया है, जनन कर लिया. आजीवन, हाँ, 6 आजीवन हो गया. लेट्स डू इट अगेन. दृष्टि हो गई, वाच हो गई. अच्छा ठीक है, वाच हो गया, जनन हो गया, आजीविका हो गया. हमने एक मिस कर दिया, एंड दैट इज राइट कंडक्ट. ठीक है, जो काफ़ी ज़रूरी है ऑब्वियसली. ठीक है, एंड दैट इज राइट कंडक्ट. राइट कंडक्ट एंड कंडक्ट इज सम्युक. सम्युक कामंत. ओके, एंड लास्ट वन इज, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर, जब मैं आखिरी में पहुंचा तो मुझे याद आ गया, द राइट डीप मेडिटेशन. डीप मेडिटेशन इज समाधि, एंड समाधि हैज़ टू बी लास्ट, क्योंकि इसीलिए समाधि के आगे कुछ नहीं हो सकता. सम्यक समाधि. ओके, सो अगर आप ये 8 चीज़ें फॉलो करेंगे, ओके, देन you will not only obviously you will get to know what are the noble truth or the आर्य सत्य of the society, but जो उसमें 3 मुख्य चीज़ें हैं, दुख, आपकी जिंदगी में जो दुख है, आपके समुदाय से जो आपको दिक्कतें हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं निरोध की, वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी. फाइन. तो सम्युक दृष्टि, सम्युक वाच्य, सम्युक जनन, सम्युक आजीविका, सम्युक कमांड, सम्युक स्मृति, सम्युक ध्यान एंड सम्युक समाधि. ठीक है, हैविंग अ राइट विजन, राइट स्पीच, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. कंडक्ट पहले है, मैंने लास्ट में लिख दिया है. राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, चोरी मत करिए. ठीक है, कंसंट्रेट ऑन राइट थिंग, हैविंग अ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, एंड डीप मेडिटेशन. दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ समाधि. ओके, सो ये हो गया 8-fold पाथ जो वन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो. अच्छा, ये करने के बाद देन गौतम बुद्ध स्टार्टेड प्रीचिंग एंड गोइंग अराउंड. अब जितने भी इंपॉर्टेंट जगहें थी, जैसे लुम्बिनी हो गई, ओके, देन अब वैशाली हो गई, ऑल दीज प्लेसेस ही वेंट ऑन हिज ओन. ओके, ही रोम्ड, ही वेंट आउट टिल द एज ऑफ 80 ही वॉज देयर. ठीक है, एट द एज ऑफ 80, ठीक है, एट 80 he finally passed away in 483 BC. Now when he passed away, that death is called as
passing of Gautam Buddha is called as महापरिनिर्वाण. ठीक है. नाउ द वन थिंग ही गॉट, ठीक है, जो कि पहले एट द एज ऑफ 35 ही अचीव निर्वाण, ठीक है, इन बोध गया. दैट प्लेस वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज बोध गया. ओके, निर्वाण. महापरिनिर्वाण बिकॉज इट वाज द फाइनल निर्वाण. ठीक है, इट वाज द फाइनल निर्वाण एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज महापरिनिर्वाण. दिस हैपेंड एट कुशीनारा, कुशीनगर. ठीक है, कुशीनारा. कुशीनारा का नाम अब कुशीनगर है. ठीक है, वो यूपी में है. ठीक है, पहले इट वाज कॉल्ड एज कुशीनारा. ठीक है, तो यहाँ पे इन अ वे पहला स्तूप उनके लिए बना दिया गया, जैसे कि आपको बता दिया गया था. बाद में यही वो स्तूप है जिसमें से रेलिक्स को निकाला गया, उनके और रेलिक्स को ढूंढा गया. उसको लेकर फिर कई सारे और महाजनपदों में लड़ाइयाँ भी हुई कि हु एक्चुअली ओन्स द रेलिक्स. ठीक है, उसको लेकर लड़ाइयाँ भी हुई. अशोक ने उनको लेकर 9 अलग अलग जगहों पे स्तूप बनवाए. वो मैंने आपको स्तूप वाले सेक्शन में पढ़ा दिए थे. वैसे मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कुशीनारा वॉज द फाइनल प्लेस ऑफ महापरिनिर्वाण. ठीक है, सो ही फाइनली लेफ्ट द वर्ल्डली अफेयर, वर्ल्डली इशूज, ओके, फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल टू हैंडल इन अ वे बोधिसत्व. वो कॉन्सेप्ट आपको पता है. अब हम बात करेंगे कि ठीक है, दिस वॉज बुद्धिज्म इन द लाइफ पीरियड ऑफ बुद्धा. व्हेन ही वॉज, जैसे कार्ल मार्क्स जब जिंदा थे तो उन्होंने कभी मार्क्सिज्म की बात नहीं की. उसी वजह से बुद्ध जब जिंदा थे तो उन्होंने बुद्धिज्म की बात नहीं की. ठीक है, वो तो लेटर ऑन लोगों ने फिर उनके आइडियाज़ को, उनके थॉट्स को, ठीक है, राइट आउट करके उनको कंस्ट्रेंट्स की तरह फॉलो करना शुरू किया एंड देन बिकेम द रिलीजन. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू नो रीड नाउ इज नेक्स्ट थिंग इज बुद्धिस्ट काउंसिल्स. क्योंकि अभी तो जो हुआ वो तो खाली उनकी लाइफ थी. नाउ द फेज विल स्टार्ट वेयर वन विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हाउ द होल रिलीजन इवॉल्व्ड. ठीक है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब ये हुई? 483 BC. द ईयर साक्य मुनि पास्ट, जिस साल गौतम बुद्ध की डेथ हुई उसी साल जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसी साल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई गई. किसने ऑर्गेनाइज कराई? आपको पता है, अजातशत्रु. ओके, अजातशत्रु ने खुद ही ऑर्गेनाइज कराई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. और अजातशत्रु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध हिमसेल्फ. तो उन्होंने वंस बुद्धा, क्योंकि बुद्धा उस समय, अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा दैट बुद्धा वॉज एक्चुअली वेरी पॉपुलर. वैसे हल्के फुल्के ऐसे गांव में घूमते हुए बाबा नहीं थे जो बाद में फेमस हो गए हों. ठीक है, व्हेन ही वाज अलाइव देन आल्सो ही वाज वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस. सो मच सो दैट ही आल्सो टुक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स. जब महाजनपदों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी तो कई बार लोग गौतम बुद्ध के पास जाते थे कि बाबा रिजॉल्व करा दो. ठीक है, पानी का एक पूरी नदियों का इशू है. ठीक है, 2 अलग अलग महाजनपदों में जो गौतम बुद्ध की इन्वॉल्वमेंट के कारण रिजॉल्व हुआ था. तो इस तरह की बड़ी कहानियां हैं. सो व्हेन ही पास्ड अवे, ठीक है, अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ऑर्डर्ड द काउंसिल इन 483 AD BC ओनली. कहाँ पर? अपनी ही कैपिटल में. एंड उस समय पाटलिपुत्र वॉज नॉट द नेम ऑफ द कैपिटल. ठीक है, द कैपिटल वॉज राजगृह. ठीक है, वहीं पे. ठीक है, पटना जहाँ पे है वहीं पे. ठीक है, ओके. सो अजातशत्रु ऑर्डर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई. इसको प्रिसाइड किसने किया? इट वॉज प्रिसाइडेड बाई महाकश्यप. ओके, इट वॉज प्रिसाइडेड बाई महाकश्यप. यहाँ पे हुआ क्या? अब देखो, गौतम बुद्ध के कई सारे फॉलोअर्स थे और इन कई सारे फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर थे जिनका नाम था आनंद. आनंद गौतम बुद्ध के फॉलोअर भी थे और साथ ही साथ उनके कजिन भी थे. ठीक है, तो ही वॉज वेरी क्लोज. ठीक है, सो अब यहाँ पे व्हाट ही डिड इज ही एक्चुअली कंपाइल्ड मेनी ऑफ द थॉट्स ऑफ बुद्धा. तो बुद्ध के बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको रिटन फॉर्म में कंपाइल कर लिया आनंद ने. ठीक है, और उस बुक का नाम रखा गया सुत्त पिटक. सुत्त पिटक. ओके, नाउ दिस पिटक इज एक्चुअली अ पाली वर्ड और ये वही पिटक वर्ड है. यहीं से आपका वर्ड आया है पिटारा, पिटारी.
पिटारा पिटारी ये वर्ड सुने हैं ना, किसी ने कहा अरे पिटारे में रख दो, तो दैट पिटक इज द बॉक्स जिसके अंदर सारे सुत, ठीक है, जितने भी श्रुतियां थी, ठीक है, श्रुतियों से पाली का शब्द बना है सुत, ओके, और वो सारे सूत जो थे वो इस पिटारे में रख दिए गए, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज सुत्त पिटक, ठीक है। सो आनंद में ने जितनी भी उनकी राइटिंग थी उसको सुत्त पिटक में रख दिया। उनके एक और डिसाइपल थे बुद्ध के, थी, उनका नाम था उपाली, ठीक है, UPALI, उपाली। उपाली ने क्या किया, एलोबरेटेड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट संघ्स, ठीक है। तो सुत्त पिटक एक हो गया, तो अब यहाँ पे दूसरा एक और पिटक हो गया जो उपाली ने बना दिया। अच्छा, उपाली की जब बात हो रही है तो ये भी बात मैं बता दूं आपको कि देखिए व्हेन बुद्ध वाज अलाइव तभी एक और इशू क्रिएट हुआ था कि क्या फीमेल्स को बुद्धिस्ट संघ में अलाउ करना है कि नहीं करना। और आपको ये बताया गया था कि बुद्धिज़्म में का कॉन्सेप्ट यही था कि एक मेन गुरु थे और उनके फॉलोअर्स होते थे, ये लोग मिलकर मेडिटेशन करते थे, और यही सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर बढ़ाते हुए आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में, कि भाई चैत्य होता है, उसके बगल में विहार होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आश्रम में फीमेल्स को अलाउ करोगे, ठीक है, तो मेल और फीमेल साथ में रहेंगे और फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। अब दिस वॉज एक्सेप्टेड आइडिया बाई इवन गौतम बुद्ध, बट आनंद मेड श्योर, आनंद टोल्ड हिम कि देखें, साक्य मुनि को उन्होंने कहा, आनंद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीवन इज नॉट हैव लस्टिक कैरेक्टर, ठीक है, सबके और भी दुनिया में चीज़ें हैं करने को, एवरीवन इज फोकस्ड टूवर्ड्स मेडिटेटिंग टूवर्ड्स अचीविंग निर्वाण, तो सेक्सुअल प्लेजर और फीलिंग ऑफ लस्ट विल नॉट बी देयर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। व्हाट साक्य मुनि वाज सेइंग वाज एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज वंस फीमेल्स वर अलाउड, ठीक है, उसके बाद जितने मेल मॉन्क्स थे वो आधे टाइम तो उनको इम्प्रेस करने के लिए लगे रहते थे, ऐसा लिखा है कई सारी किताबों में। अब उसके चक्कर में दे स्टार्टेड हैविंग ट्राइंग टू बेटर देयर लाइफ, तो जितना वो एस्टिसिज्म वाला पूरा कॉन्सेप्ट था ना कि आप एक पावर्टी रिडन सोसाइटी में ही रह रहे थे मॉन्क्स, क्योंकि भिक्षा लेके खाना होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई। नाउ मॉन्क्स स्टार्टेड लिविंग वेरी लेविश लाइफ्स, और वहीं से फिर डिग्रेडेशन शुरू होगा। लेकिन डिग्रेडेशन होने में भी 300-400-500 साल लगेंगे, अभी नहीं, मैं तो क्योंकि पहली फीमेल फॉलोअर का नाम आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गई बात सबकी, ओके। सो यहाँ पर आपको सुत्त पिटाका के बारे में पता चल गया। अब हम लोग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे, विच हैपेंड, ठीक है, इन वैशाली इन 383 BC। तो अब 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 100 साल बाद वहीं पे, ठीक है, इन्हीं जनपदों में से एक जनपद में, ठीक है, क्या होगा, एक और बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़नी है, ठीक है, और 4 के बाद एक्चुअली एक और 5वीं भी ऑर्गेनाइज हुई थी 19th सेंचुरी में, म्यांमार के राजा ने कराई थी, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली बाकी वर्ल्ड ओवर, तो अब उसके बारे में हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 383 BC, व्हेन इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड 383 BC, ओके। इट वॉज हेल्ड इन 383 BC इन वैशाली। कहाँ पे हुआ था, वैशाली, फाइन। उस समय किंग कौन थे, काल अशोक, okay. Dynasties and everything else I'm not going to discuss here because those things have already been discussed in ancient history. Kal Ashok, okay, he was not from Mauryan dynasty. अब बाकी आप ancient वाली class देखेंगे, I expect you to do that, ठीक है। So Kal Ashok was the king, okay, and यहाँ पे this was presided by सबकनी, ओके। सो जो मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे हुई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, देखें वो भी समझ लें। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट में, ठीक है, बट गया। द फर्स्ट वन वॉज स्थरवदिन, ओके, जिसको हम ऑल्सो नोन एज थेरावेडा थेरावड या थेरावेडा कहते हैं, ठीक है, थेरावड बुद्धिज्म। और दूसरा, द सेकेंड ग्रुप इज, फर्स्ट ग्रुप इज STHARI, स्थरदिन। द सेकेंड वन इज महासमघिका, ठीक है। देखो,
ये वो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब थेरावेदा बुद्धिज्म और महासंघिका बुद्धिज्म ये दो अलग अलग ग्रुप्स कैसे बन गए, क्या हुआ। सो 383 बीसी के आसपास काल अशोक के शासन के टाइम, ठीक है, ऐसा कहा गया कि थेरावेदा पहला मेन बुद्धिज्म का ग्रुप था। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इनका ऐसा कहना था कि गौतम बुद्ध जो कह के गए हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू अबाइड बाई ईच एंड एवरी वर्ड अटर्ड बाई साकी मुनि, नो चेंज विल बी एक्सेप्टेबल। जो महासंघिका थे, जो बड़े बड़े संघ बने हुए थे, उनका कहना था कि नहीं, विद टाइम, क्योंकि अब गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त किए भी 100 साल हो गए हैं, तो देयर आर सर्टेन चेंजेस विच आर नीडेड एंड विच शुड बी डन, ठीक है। सो एकदम एग्जैक्ट ओरिजिनल आइडियाज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चेंजेस कैन बी अलाउड, ठीक है। सो बेसिकली दीज वर नो चेंजेस, ठीक है, एंड महासंघिकास वर द वन हु एक्सपेक्टेड कि चेंजेस शुड बी डन, ठीक है। प्लीज नोट बना लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो दिस वाज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और उसका मेन पॉइंट। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। आई होप थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में सबको पता होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इट हैपेंड इन द रेन ऑफ अशोक। ओके, चलिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखो हुआ क्या ना, सेकेंड और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच में, ठीक है, कई सारे, अभी तो खाली 2 सेक्ट बने हैं ना बुद्धिज्म में, ठीक है, महासंघिका और थेरावेद। सेकेंड और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच में कई सारे नए सेक्ट बन गए। ये 250 बीसी में हुआ और 383 बीसी और 250 बीसी के बीच में 133 ईयर्स होते हैं। इस 133 ईयर्स में ऐसा कहते हैं कि इन टोटल देयर वर 18 सेक्ट्स, 18 सेक्ट्स बन गया पूरे के पूरे बुद्धिज्म में। ओके, नए। अब ये 18 सेक्ट्स बनने की वजह से तो कास्ट सिस्टम वाली सिचुएशन हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना था। जब अशोक ने कहा कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, तो पहले उनसे ये कहा कौन सा बुद्धिज्म क्योंकि देयर वर 18 डिफरेंट सेक्ट्स बाय दैट टाइम। सो अशोक ने कहा कि नहीं, ऑल दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सारे 18 सेक्ट के लोगों को एक सिंगल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो इट वॉज द किंग वॉज अशोक। ओके, अशोक का कार्यकाल 272 से 239, ठीक है, बीसी। अब हु प्रिसाइडेड, तो इट वॉज प्रिसाइडेड बाई मोगाली पुत्र तीसा, ठीक है, मोगाली पुत्र तीसा, PUTTA, ठीक है, मतलब मोगाली हु इज द सन ऑफ तीसा, ठीक है। एंड एक्चुअली मोगाली पुत्र तीसा was actually a brother of Ashok, so he made his brother only the presiding officer. Okay, और इसको कंडक्ट कहाँ कराया अशोक ने? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। He conducted it in Patliputra and he ordered his brother to preside over the event. Okay, अब यहाँ पे क्या किया गया? जितने 18 सेक्ट थे, it was all transferred into one, and that one was Theravada Buddhism. ठीक है, थेरावड बुद्धिज्म को ओरिजिनल सेक्ट मान लिया गया और ये कहा गया कि सब लोग वही फॉलो करेंगे। दैट इज, गौतम बुद्ध ने जो बोला था एज इट इज वही चीज फॉलो होगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया। चलिए, सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ था। एक और इनिशिएटिव लिया गया था, दैट यहाँ पर इस पर्टिकुलर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटाक, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध की कही हुई बातों का फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो रखा गया, ठीक है। सो अभिधम्म पिटाक, अभिधम्म पिटाक, ठीक है, अभिधम्म पिटाक जो है, जिसमें अभिधम्म मीन्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्ध, ठीक है, वो सारी की सारी फिलॉसफी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा वो इसमें मेंशन थी। गॉट इट? सो अभिधम्म पिटाक में क्या हो गया? फिलॉसफी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई। ओके, सो दैट इज अभिधम्म पिटाक। सो एक बार जब ये असेंबली खत्म हो गई तो अब इसके बाद अभी अशोक ने क्या ऑर्डर दिया? अब अशोक ने मिशनरीज बनानी शुरू कर दी, मिशनरीज। ओके, अभी तक
बुद्धिज़्म की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़े लेवल पे मिशनरीज नहीं बने थे, मॉन्क्स थे, वो प्रोपगेट करते थे रिलीजन को, लेकिन वो ऐसा नहीं था ना, क्योंकि उनका स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं थी, किसी किंग की ऐसी बड़ी पेट्रोनेज नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि चाइना चले गए, साउथ ईस्ट एशिया चले गए, ये सारी चीज़ें शुरू किसने करेंगे? अशोक ने। अशोक ने अब मिशनरीज भेजे, कहाँ भेजा? श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, इन सारी जगहों पे थेरावेड बुद्धिज्म के, ठीक है, प्रोपोगेटर्स को अशोक की तरफ से भेजा गया एज एमिसरी। ओके, चलिए यहाँ तक हो गई बात, समझ में आ गई सबको? ये तीन चीज़ें की गई अशोक के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब हम फोर्थ और फाइनल बुद्धिस्ट काउंसिल पे आएंगे। मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ आपको कि 19th सेंचुरी में, ठीक है, द किंग ऑफ म्यांमार, बर्मा, ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल, लेकिन उसको वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। चलिए, फोर्थ वन इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, अब दिस वॉज एक्चुअली ऑर्गेनाइज इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। ओके, अशोक के ऑर्गेनाइज कराने के 310 साल बाद इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज बाय कनिष्क, ठीक है। सो यहाँ तक होगी कनिष्क, और कनिष्क ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था 78 एडी में एक्चुअली, वही, ठीक है, जिस साल उन्होंने अपना नया कैलेंडर इशू किया था, ठीक है। एन कुंडलवन, कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में, KUNDAL, कुंडलवन, कश्मीर में। ओके, द किंग वॉज कनिष्क, KANASH, कनिष्क। ओके, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र। ओके, और उसके बाद कुछ दिन बाद अश्वघोष। फाइन, क्योंकि बाय दिस टाइम इट वाज, यहीं पे दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, तो वासुमित्र वाज लीडिंग द हीनयान ग्रुप, ठीक है, एंड अश्वघोष वाज लीडिंग द महायान ग्रुप। और यही वो YANA, यही वो मीटिंग थी जहाँ पे महायान बुद्धिज्म में अब साक्य मुनि की जगह एवरीवेयर ही विल बी कॉल्ड बाय दिस न्यू नेम, बुद्धा। ओके, सो ये समझने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, कि देखो हुआ क्या कि अशोक की डेथ के बाद जो थेरावेद बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था कि अब यही फॉलो होगा और कोई फॉलो नहीं होगा, रिलीजन कोई कॉन्सेप्ट और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो रह नहीं गया। ओके, दैट वाज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। तो अब अशोक की वैसे भी डेथ हो गई थी और कोई रास्ता बचा नहीं था। सो अब नए सेक्ट्स वापस से बनने लगे, ठीक है। सो नए सेक्ट भी बनने लगे और वही प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई जो अशोक के पहले थी। अब इतना लंबा पीरियड भी था, 250 BC से 78 AD, ये हो गए 250 साल इधर के और 78 उधर के, मतलब 318 साल हो गए, ठीक है। अब 318 साल बाद, ओके, तो 318 साल में तो दुनिया बदल जाती है। 318 साल अगर अभी से कैलकुलेट करें तो आज से 318 साल पहले तो इवन औरंगजेब वॉज अलाइव, ठीक है। सो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा होगा। सो यहाँ पे जब फोर्थ काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई कनिष्क ने, ठीक है, वो भी कश्मीर में, पाटलिपुत्र से बहुत दूर, ठीक है। जब सेकेंड वाली ऑर्गेनाइज हो भी रही थी तो वैशाली बहुत दूर नहीं था, ये बहुत दूर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलिटी एकदम से अलग हो गई, एंड बाय दिस टाइम देवर पीपल जो कि डिमांड कर रहे थे कि there is urgent need of acceptance of idol worship in Buddhism, and that's where Mahayana Buddhism came into picture, ठीक है। It was led by a group, जिस ग्रुप के लीडर का नाम था अश्वघोष, ठीक है, ASWA, अश्वघोष। ओके, और उसी समय जो उस समय भी कुछ लोग थे जो पुराने आइडियाज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे थेरावेदा ग्रुप या हीनयान ग्रुप कह सकते हैं, जिनका नाम था वासुमित्र। सो यहाँ पे ये डिवीजन हो गया ग्रुप में, ठीक है। और असेंबली में एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म बनाई गई, ठीक है, महाविभाष। देखिए, VIBASH, विभाष। ओके, महाविभाष, ये दिस इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म विच वॉज कंपाइल्ड इन दिस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑल्सो,
ठीक है। अब जो क्योंकि महायान और हीनयान में डिफ्रेंसिएशन की बात होगी, क्योंकि यहीं से वो पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है। इसके पहले मैं बहुत बचा बचा के हीनयान वर्ड यूज़ कर रहा था। इससे पहले मैं हमेशा थेरावाड़ा बुद्धिज़्म की ही बात करता था। लेकिन अब हम जेनेरिक फॉर्म में 1st सेंचुरी एडी के बाद से हर जगह हम हीनयान बुद्धिज्म और बुद्धा वर्ड यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के पहले बुद्धा वर्ड को भी कम से कम यूज करें। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में सिर्फ 2 बड़े होंगे, एंड दैट इज हीनयान और महायान इनिशियल फेज में। बाद में वज्रयान और बाकी चीजें आएंगी, वो जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बता दूंगा। पहले आप हीनयान और महायान में डिफरेंस समझ लीजिए। ओके, हीनयान और महायान में डिफरेंस समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। पहला चीज, हीनयान इज ऑर्थोडॉक्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि ठीक है ORTHO ऑर्थोडॉक्स। ओके, और महायान बाय दैट टाइम पीरियड के हिसाब से इट वाज फार मोर लिबरल। ठीक है, अब कोई भी चीज़ 700-800 साल से आप वही चीज़ यूज़ करते रहेंगे तो ऑर्थोडॉक्सी कही जाएगी। ओके, सेकेंड, हीनयान बुद्धिज्म adhere to the original teaching, okay, original teaching of गौतम बुद्ध। यहां पे क्या कह रहे हैं आप महायान बुद्धिज्म में, that original teachings were evolved now, evolved teaching। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा कि बुद्ध की टीचिंग्स को माना नहीं जाएगा, बस बुद्ध की टीचिंग्स को समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। थर्ड वन वाज, हीनयान में बुद्ध के समय से कोई आइडल वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना बुद्ध ना किसी और की आइडल वर्शिप की जरूरत है। यहां पर आइडल वर्शिप वाज नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट बुद्ध हिमसेल्फ वाज वर्शिप्ड टू। ठीक है, और बुद्ध के साथ बोधिसत्वों की भी, बुद्ध एंड बोधिसत्व वर प्रेड टू। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, निर्वाण जो है इट इज बेसिकली अ स्टेट व्हेन यू डोंट हैव एनी डिजायर्स, दैट इज, ठीक है, एंड ऑफ डिजायर्स इज द ए स्टेज ऑफ निर्वाण। ठीक है, एंड ऑफ डिजायर्स। और महायान में क्या है, महायान में स्टेट ऑफ ब्लिस एंड पीस, दिस इज निर्वाण। ठीक है, ये निर्वाण की डेफिनेशन है हीनयान के हिसाब से, ये निर्वाण की डेफिनेशन है महायान के हिसाब से। ठीक है, इसके साथ साथ निर्वाण जो है वो निर्वाण कैन बी अचीव्ड इंडिविजुअली ओनली। ठीक है, हीनयान में। महायान में कम्युनिटी निर्वाण। ठीक है, इसीलिए आपको, ठीक है, कम्युनिटी निर्वाण, इसीलिए आपको चैत्य 1st सेंचुरी एडी के बाद बहुत ज़्यादा बनते दिखाई देंगे, क्योंकि कम्युनिटी में साथ में बैठ के मेडिटेशन करने का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो हीनयान और महायान की चीज़ें समझ में आ गई आपको, आई होप सो। 1-2 पॉइंट और हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हीनयान जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये शुरू ही इसीलिए हुआ था ताकि जो रिचुअल बेस्ड वैदिक आइडियाज़ हैं उनको साइडलाइन किया जा सके। ठीक है, सो हीनयान didn't had faith on too many rituals. Mahayan accepted the ritual principles in it. Okay, so यहाँ पे वापस से हीनयान ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, ये महायान। और पॉइंट्स ले लीजिए। ठीक है, सो नंबर 6 हीनयान में क्या है, डोंट बिलीव इन रिचुअल्स। ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे सो क्लोज टू हिंदुइज्म। ठीक है, नंबर 7 पाली लैंग्वेज वाज यूज्ड। मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आपको नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया लोगों में प्रोपगेट करना हो तो उनकी लैंग्वेज में बात करिए। सो पाली लैंग्वेज वाज यूज्ड। ठीक है, वो जो कॉमन मैन की लैंग्वेज होती थी। महायान में संस्कृत वाज यूज्ड, क्योंकि बाय दिस टाइम आई टोल्ड यू ना
कि द होल सिस्टम वॉज मच मोर इवॉल्व, ठीक है। जो सेंट्स थे, जो मॉन्क्स थे, दे स्टार्टेड लिविंग अ लेविश लाइफ, दे वर मोर इवॉल्व, तो दे वर यूजिंग द चेरिश्ड पॉलिश नोबल लैंग्वेज। और उसमें की नोबल लैंग्वेज क्या होती थी? संस्कृत होती थी, ठीक है। सो महायान में आपको संस्कृत मिलेगा, ठीक है। अब हीनयान जो है वो एज सच अब इन द 21st सेंचुरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हीनयान के बदले आपको जहाँ भी थोड़े बहुत अवशेष जो टाइम मिलेंगे वो मिलेंगे आपको थेरावेड बुद्धिज्म, ठीक है। थेरावेड बुद्धिज्म इज बेसिकली इज द अल्टरनेटिव फॉर हीनयान बुद्धिज्म इन द करंट डे एंड एज, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। इसके अलावा बोधिसत्व का जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो मैं बता दूं। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ महायान बुद्धिज्म में ही मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको उससे पहले बताया आइडल वर्शिप में। बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व वो लोग होते हैं who have evolved the capability to achieve निर्वाण but they are not, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त कर लिया then who will help the people living on this earth, other people who are trying to achieve निर्वाण, ठीक है। So that's the basic concept of a bodhisattva, okay. So they have the capacity to become Buddhahood, okay, to attain or capable of progressing to Buddhahood. ये capable of, okay, progressing to Buddhahood, okay. But they haven't yet. But they haven't yet. They are bodhisattva. Got it? यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है then we'll move to the next slide and मैं आपको वहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म एक्चुअली बिलीव्स इन द अल्टीमेट पावर ऑफ वज्र, ठीक है। ये 11th सेंचुरी एडी के आसपास डेवलप हुआ था और वो भी पाल डायनेस्टी के कारण बंगाल में, ओके। इस बार जो क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में 2020 में मेंस में, ठीक है, महायान बुद्धिज्म ने बुद्धिज्म को पाल डायनेस्टी में कैसे सपोर्ट मिला है। तो बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कि हाँ भाई गोपाल और उसके बाद फिर सारे के सारे जो पाल रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिस्ट कॉलेजेस बनवा दिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नालंदा को पहले से बना हुआ था लेकिन उसको फंड प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। लेकिन व्हाट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि आप वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में लिख के आएँ कि किस तरीके से पाल डायनेस्टी के अंदर ही, पाल रूल के अंदर ही वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो कंसोलिडेट हुआ और देन फ्रॉम बंगाल इट मूव टू तिब्बत, ठीक है। सो द सुपीरियरिटी ऑफ वज्र, superiority of vajra, okay. Vajra is the ritual, the weapon used by Indra, okay. ऐसे करके होता था ना, ऐसे करके एक पूरा वेपन होता था हाथ में इंद्र के, ठीक है। दैट इज अ वज्र, ओके। सो वज्र बिकेम फर्स्ट बंगाल से एंड इट इवॉल्व इन, नोट कर लीजिएगा, इवॉल्व इन 11th सेंचुरी, ठीक है, 11th सेंचुरी बंगाल, दैट इज पाला रूल, ओके। ये एग्जाम में आया था, ओके। चलो, लेकिन देन इट मूव टू तिब्बत, ठीक है। इट्स रिचुअल्स आर वेरी क्लोज टू हिंदुइज्म, ठीक है, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस, एक्सटेंसिव रिचुअल्स आर प्रैक्टिस्ड। अगर आप देखोगे तो जब भी आप तिब्बतियन बुद्धिज्म की बात करते हो, तिब्बतन बुद्धिज्म की, तो आप जब भी कभी पिक्चर्स या वीडियोस देखते हो तो आप देखते हो कि मॉन्क्स इतने सारे रिचुअल्स कर रहे होते हैं। उनके पास ऐसे बाउल होती है, वो उसमें धुआं निकल रहा होता है, वो लेके ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स अपने आप एक के बाद एक परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट इज ऑल बिलोंग्स टू द वज्रयान बुद्धिज्म, दैट ऑल बिलोंग्स टू द वज्रयान बुद्धिज्म, ठीक है। दे आर द वन हु ऑल्सो स्टार्टेड। अब ये वज्रयान जो है ये महायान का भी एक इवॉल्व वर्जन है,
दे आर द वन हु स्टार्टेड वर्शिपिंग न्यू डीटीज, बुद्धिज्म के भगवान कौन कौन से, जैसे कि तारा, ठीक है, महामयूरी, ठीक है, महामयूरी, these were the deities which were evolved in वज्रयान बुद्धिज्म ओनली, ठीक है। अच्छा, जब वज्रयान बुद्धिज्म डेवलप हो गया तब थेरावाइड बुद्धिज्म को स्कूल ऑफ एल्डर्स कहा जाने लगा, ठीक है। और वज्रयान बुद्धिज्म के डेवलप होने के बाद अंडर इन्फ्लुएंस बंगाल में तिब्बत तक, नेपाल के थ्रू वज्रयान बुद्धिज्म फैल गया। अब थेरावाइड बुद्धिज्म कहाँ बचा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जहां पे अशोक ने भेजा था, यानी श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया। ये वो जगह है जो थेरावाइड बुद्धिज्म का हेडक्वार्टर बन गई। आज की डेट में भी श्रीलंका में जो बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है दैट इज थेरावाइड बुद्धिज्म, ठीक है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वज्रयान बुद्धिज्म विच इज फॉलोड इन तिब्बत, जो जिसमें एक्सटेंसिव रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। चलो, म्यांमार में भी थेरावाइड बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। और यही वो रीजन है कि जब म्यांमार के राजा ने 19th सेंचुरी में 5th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई तिब्बत में वज्रयान बुद्धिज्म है, तो तिब्बत में अगर वज्रयान बुद्धिज्म फॉलो होता है तो चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगी। थेरावाइड बुद्धिज्म के हेडक्वार्टर जो है वो अगर कोई ऑर्गेनाइज कराए मीटिंग तो श्रीलंका ने भी नहीं एक्सेप्ट किया। श्रीलंका ने ये कहा कि भाई तुम अकेले कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हो, थेरावाइड बुद्धिज्म का हेडक्वार्टर तो हमारे यहाँ होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बिल्कुल बात ही नहीं सुनी कि तुम तो भाई डिक्टेटर वाले लोग और मोनार्की इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस ऑफ दीज रिचुअल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप काउंसिल ऑर्गेनाइज करा लो और वहाँ पे जो चीज़ें डिसाइड हो कोई फॉलो ही ना करे, फिर कराते रहो सेमिनार और मीटिंग्स, क्या है सेमिनार ही तो है। तो चलो, यहाँ तो हो गई बात। अब हम थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा थियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म देख लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज हेडिंग डालिए मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म। मेटाफिजिक्स वो वाली अंडरस्टैंडिंग जो कि विजिबल ना हो, मटेरियल आइडियाज नहीं, ठीक है। सो बेसिकली आइडिया क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जी भगवान के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, या फिर जी आप आत्मा परमात्मा पे बिलीव करते हैं क्या, तो ये उस तरह के क्वेश्चन है जो मेटाफिजिक्स हैं, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते। तो बुद्धिज्म में इन सारी बातों पे क्या कहा गया है, तो भाई पहली बात क्या है, हमें देखना पड़ेगा व्यू ऑन गॉड, भगवान के बारे में बुद्धिज्म में क्या कहा गया है। और उसके बाद अगर व्यू ऑफ गॉड हो जाए तो उसके बाद व्यू ऑन, ठीक है, थियोरी ऑफ कर्मा, ठीक है, देन व्यू ऑन, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है, जो कि सोल वाला कॉन्सेप्ट होता है, सोल वाला, गोस्ट वाला, ये सारे आइडियाज, इस पे बुद्धिज्म का क्या स्टैंड है वो एक एक करके हमें देखना है, ठीक है। तो पहली बात, गॉड पे गौतम बुद्ध ने खुद अपने टाइम में क्या कहा, तो देखो बुद्धिज्म एक्चुअली एक एग्नोस्टिक आइडिया है, ठीक है। अब ठीक है, आपने वही थेरावाइड ऑफ बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक आइडिया है, वज्रयान और महायान में तो बुद्ध को ही भगवान बना दिया। बाद में हिंदुइज्म एक वेंट अ स्टेप फर्दर, और हिंदुइज्म ने तो ये कह दिया कि भाई भगवान बुद्ध खुद ही एक भगवान है और वो विष्णु का 9वां अवतार है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब साक्य मुनि खुद जिंदा थे, जब गौतम बुद्ध जिंदा थे और उनसे पूछिए तो ही डिडंट नेवर एक्चुअली टुक अ स्टैंड, ही वाज एग्नोस्टिक, ठीक है। उन्हें हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना, रहने दो, ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्मा, और ये जो है देखो इससे उनकी किसी थ्योरी में, ठीक है, गॉड वाला पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं किया जाएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वेद पे उनसे बात की गई, ठीक है, और थ्योरी ऑफ कर्मा दे हैड फेथ ऑन, बिलीव्ड इन इट, ठीक है। रीबर्थ की थ्योरी पे भी वो भरोसा करते थे, थ्योरी ऑफ कर्मा पे भरोसा करते थे। वो आइडिया ये था, थ्योरी ऑफ कर्मा के कारण आप लोगों के बिहेवियर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको पता लगे कि पाप लगेगा तो आप काम नहीं करेंगे, अगर आपको कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कुछ भी कर देंगे। सो थ्योरी ऑफ कर्मा पे वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। जब उनसे वेदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो वेद जो हैं, ठीक है, वेद अच्छी बात है, ठीक है, उनकी व्यू ऑन वेदास अच्छे किताबें हैं, व्यूज ऑन वेदास, बट वो सिंगल और सोल प्रॉपराइटर नहीं है इस दुनिया के।
ओके, वेद में कोई बात लिखी है तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। सो उसकी अथॉरिटी और उसकी डिविनिटी को चैलेंज किया गया, ठीक है। चैलेंज्ड द डिविनिटी ऑफ वेदास, ओके। जब ट्रांसमाइग्रेशन, सोल, गोस्ट, इन सारी चीजों पे बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो परमानेंट सोल, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि परमानेंट कॉन्सेप्ट जो है सोल, आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी आत्मा नहीं होता तो रीबर्थ की बात ही क्यों हो रही है, आत्मा नहीं होता तो रीबर्थ की बात क्यों हो रही है। तो वहां पे गौतम बुद्ध ने बात को कुछ इस तरीके से समझाया कि देखिए रीबर्थ ऑफ योर कॉन्शियसनेस हो रहा है, ठीक है, रीबर्थ ऑफ योर कॉन्शियसनेस हो रहा है, आपका सोल का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ट्रांसमाइग्रेशन वाली थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट ले लिए, एक ले लिया सोल और एक ले लिया कॉन्शियसनेस, ठीक है। CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपके सोल और आपके कॉन्शियसनेस को दो अलग कॉन्सेप्ट बना दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सोल एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस स्टेन करती है, रिस्टेन होती है, ठीक है। सो इस कॉन्शियसनेस को उन्होंने एक वर्ड दिया एंड दैट इज पंच, ओके, पंच स्कंद, SKANDHA, स्कंद, ओके, पंच स्कंद, ओके। और ये पंच स्कंद, क्योंकि ये धरती पे 5 चीज़ों से बन के इंसान का शरीर बनता है, तो ये पंच स्कंद जो हैं वो रिटेन करते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट उनका था ट्रांसमाइग्रेशन पे, कर्म पे, बर्थ पे, रीबर्थ पे थ्योरी पे। ये मेटाफिजिक्स हो गई, बेसिक मेटाफिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा बेसिक फिजिक्स वाली थ्योरी हो गई। इसके बाद क्या बचा बताने के लिए, अच्छा हाँ, गौतम बुद्ध के कुछ और देखिए कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके बाद और इवॉल्व हुए हर्षा के पीरियड में। हर्ष यानी कि पुष्पभूति डायनेस्टी 1630 के आसपास, ठीक है। हर्ष ने प्रयाग में, ठीक है, गंगा और यमुना का जहाँ मिलती हैं वो प्रयाग में 1-2 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई, ओके, और वहाँ पे कई सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फर्दर बिल्डअप करी, ठीक है। आई हैव टू लुक इनटू नोट्स कि अगर कुछ और टॉपिक छूटा ना हो तो देन विल एंड द सेशन, और अगर कुछ बचा होगा सो वी विल गेट इट कवर्ड। दोस्त बुद्धिस्ट, चलिए फाइन। सो ये वो पूरा आइडिया था जो मेटाफिजिक्स होने के साथ आपके बुद्धिज्म के टॉपिक्स खत्म हो गए। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ एक्चुअली। आई विल शेड्यूल अनदर क्लास फॉर टुमारो जिसमें हम जैनिज्म और बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, ओके, एंड आई विल मेक अ लार्जर लॉन्गर सेशन जिसमें आपके सारे टॉपिक्स डिटेल में एक सिंगल गो में कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। मेक श्योर कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो SPYT कोड यूज़ कर लेंगे, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस अटेंड करते रहें और अनअकैडमी_Shwetank जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।